हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1। अगर आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आई बटन पर डाल दिया है, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी टर्म्स पता चलेंगी, इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बेसिक पता चलेगा आपको। सेकेंडली, अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल्स की वीडियो अगर आपसे मिस हो गई है तो उसका भी लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 times आउट ऑफ 30 balls शी प्लेज। तो एक बैट्सवुमन है, तो वो क्या कर रही है, 30 बॉल्स उसने खेली जिसमें से उसने 6 टाइम्स उसने बाउंड्री टच की है। तो बाउंड्री का मतलब हिट करना क्या होता है, या तो फोर्स गए हैं या सिक्सेस गए हैं, राइट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हिट नहीं करेगी। तो इसको एक चीज़ से समझिए, कभी भी एक बैट्सवुमन यानी कि जब कोई भी क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा होता है तो क्या किया जाता है, जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को कि हाँ जी आज उसने 30 बॉल्स खेली हैं जिसमें से 6 टाइम्स तो उसने बाउंड्री हिट कर ली, बाकी टाइम्स उसने बाउंड्री हिट नहीं की है। तो ऐसे ही जब वो नेक्स्ट मैच खेलते हैं तो वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट करते हैं ना कि हाँ जी ये आज इतने रन बना सकता है ना। तो प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है कि उसके आगे की चीज़ों को हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ जी ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे चांसेस हैं, ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी जो रियल लाइफ में आपके काम आती है। हम कई बार कहते हैं ना कि भाई मैथ्स हम ऐसे काम करते हैं, हमारा किस काम का रियल लाइफ में, है ना। तो इस तरीके से हर एक चीज़ जो होती है आपकी रियल लाइफ में अप्लाई होती है। तो अब एक वुमन ने एक मैच की परफॉर्मेंस ये थी उसकी, तो नेक्स्ट मैच की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए कि वो कैसा खेलेगी, उसके लिए हमने क्या निकाली है, प्रोबेबिलिटी। तो उन्होंने पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि वो अगले मैच में 30 बॉल्स पे वो हिट नहीं करेगी बाउंड्री, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताइए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ट्रायल्स क्या है, यहाँ पे तो वो बॉल खेल रही है, ओके, और हमसे क्या पूछा गया है कि वो डिड नॉट हिट, वो हिट नहीं करेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स उसने हिट नहीं किया, 6 टाइम्स तो उसने हिट कर दिया था आउट ऑफ 30 बॉल्स। तो कितनी बार उसने हिट नहीं किया था, 30 में से 6 माइनस करिए 24। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स शी did not hit a boundary। थर्टी में से 6 क्या, कितना आ गया, 24। तो अब क्या बनाएंगे हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइम्स शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 24 बाय कितनी उसने बॉल्स प्ले करी हैं, 30 बॉल्स प्ले करी हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 3 पे कैंसिल किया है 8/10, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपको पता है कि मैंने प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी, तो क्या प्रॉपर्टीज़ थी उसकी, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से या तो ग्रेटर या इक्वल होती है, या हमेशा लेस देन 1 या इक्वल होती है 1 की, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर देखिए ये है 0.8 यानी कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी। अगर वो 0 के पास जाती है यानी कि 0.0 से लेकर
0.5 या 4 तक किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी आती है तो वो नियर टू 0 है, यानी कि उसके होने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, अब 0.5 हो जाएगी किसी की प्रोबेबिलिटी तो वो हाफ चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में पड़ता है 0.5। ऐसे ही 0.6 से लेकर 1 तक की जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी तो वो क्या होगा, नियर टू 1 है। नियर टू 1 मतलब कि उसके होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यानी कि इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें, इसका मतलब क्या है कि 1 के पास है, यानी कि वो हिट नहीं करेगी बाउंड्री, उसके इतने अच्छे खासे उसके चांसेस हैं। 0.8 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है, इतना चांस है कि वो हिट नहीं करेगी बाउंड्री। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है, 1500 फैमिलीज हैं विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। ठीक है, एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। 1500 फैमिली में जिनके पास 2 चिल्ड्रन है उनको हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उनका जो डाटा है उसको हमने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दी किस फैमिली में 2 गर्ल्स हैं, किस फैमिली में 1 गर्ल है, किस फैमिली में एक भी गर्ल नहीं है। जैसे यानी कि दोनों दो चिल्ड्रन है तो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो हम यहाँ बात करें नंबर ऑफ गर्ल्स की। ठीक है, और ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसके पास दोनों के दोनों चिल्ड्रन गर्ल्स हैं, तो वो हैं 475 फैमिलीज हैं। कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें से 2 चिल्ड्रन में से एक गर्ल है, वो है 814 फैमिलीज। और ऐसे कितनी फैमिलीज हैं जिसके अंदर दोनों के दोनों में से एक भी गर्ल नहीं, दोनों बॉय हैं, तो वो कितनी है, 211। राइट, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। अब ऐसे ही पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हमने ऐसे ही कहीं ना कहीं हाथ रख दिया रैंडमली उस फैमिली पे, और अब बताना है कि वो जो फैमिली है क्या प्रोबेबिलिटी है, वो जो हमने फैमिली चूज करी है उसके अंदर 2 गर्ल्स है। ठीक है, कि उसके अंदर 2 गर्ल्स है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन। ठीक है, ट्रायल्स in which event happened divide by total number of trials। ये होता है हमारे पास जनरल फॉर्मूला। राइट, अब यहाँ पर इवेंट क्या है कि वो आपने जो चूज करी है फैमिली उसमें से आपको बताना है कि क्या उसके पास 2 गर्ल्स हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कि उस फैमिली के पास 2 गर्ल्स हैं। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, इवेंट हो गया 2 गर्ल्स है ना, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसके पास एग्जैक्टली 2 गर्ल्स हैं, तो वो है 475। तो नंबर ऑफ फैमिलीज इन विच 2 गर्ल्स आर चिल्ड्रन। तो ये हो गया। नाउ टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, यस हम टोटल फैमिलीज को कितनी फैमिलीज रिकॉर्ड करी है, हमने 1500 फैमिलीज रिकॉर्ड करी है। राइट, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 5 पे कैंसिल हो रहा है ये, 5 9 सा 5 5 सा, फिर से 5 पे कैंसिल हो रहा है ये, 5 1 सा एंड 5 9 सा, तो ये हो गया 19/60। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि अच्छा वो जो फैमिलीज लिखी हुई थी आपने ऐसे हाथ की रखा किसी भी रैंडम फैमिली के ऊपर, अब आपको बताना है कि वो जो आपने फैमिली चूज करी है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस फैमिली के पास एक गर्ल होगी, सिर्फ 1 गर्ल। तो अब इवेंट क्या बन चुका है, 1 गर्ल। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली ऑफ चूजिंग अ फैमिली दैट हैव एग्जैक्टली 1 गर्ल। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जिसके अंदर एक गर्ल है वो कितनी है, 814 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 1500। राइट, तो अब ये कितने पे कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 2 पे, 2 4 7 2 7 5 0। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, ये आ गया आपके पास 407 डिवाइड बाय 750। तो ये आ गई सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, अब आपने जो फैमिली चूज करी है अब आपको बताना है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस फैमिली के अंदर कोई भी गर्ल नहीं है।
तो प्रोबेबिलिटी कि अब उस फैमिली में कोई भी गर्ल नहीं है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज इन विच देयर आर नो गर्ल्स, कोई भी गर्ल नहीं है, तो वो कितनी फैमिलीज हैं 211 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500। तो ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, राइट, ये प्राइम नंबर है आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई 211 बाय 1500। सो दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, रेफर टू एग्जाम्पल 5 चैप्टर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वॉज बॉर्न इन अगस्त। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 5 देखना पड़ेगा, तो मैं एक बार निकाल लेती हूँ। तो ये रहा एग्जाम्पल 5 चैप्टर 14 का। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं और उनके बारे में उनका जो बर्थ का जो मंथ है वो पूछा गया और उसको ऐसे ग्राफ में बना लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बना लिए जनवरी फरवरी टू लेकर दिसंबर तक, यहाँ पर हमने बना लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर हम इस ग्राफ को पढ़ें तो ये क्या कहता है कि जनवरी में कितने बच्चों का बर्थडे आता है, 3 स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है। फरवरी में कितने बच्चों का आता है, 4 स्टूडेंट्स का आता है। मार्च में 2 स्टूडेंट्स का आता है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मान लो कि मैं क्लास में गई और मैंने क्लास में से बोला भाई एक स्टूडेंट बाहर आ जाओ, तो जो एक स्टूडेंट बाहर आया है क्लास से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो स्टूडेंट है उसका जो बर्थडे होगा वो अगस्त में आएगा। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो बर्थडे होगा वो अगस्त में आएगा। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ फटाफट से। तो ये जनरल फॉर्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसके अंदर इवेंट हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पर अगर मेरे को इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़े फॉर्मूला तो क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त, ट्रायल्स वही हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in अगस्त एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अगस्त में बोर्न हुए हैं वो कौन से कितने हैं। तो अगस्त में बोर्न होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 6। तो 6 हो जाएंगे अगस्त में बोर्न होने वाले स्टूडेंट्स एंड डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 40 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या आ जाएगा 6/40। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 3/20। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/20। यानी कि जब मैं क्लास से बाहर गई, मैंने एक बच्चे को जब बाहर बुलाया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बच्चे का जो बर्थडे होगा वो अगस्त में होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी है 3/20। तो ये था क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, यानी कि 3 कॉइन लिए, तीनों कॉइन को हमने एक साथ टॉस किया और ऐसा हमने कितनी बार किया, 200 टाइम्स किया। और हमें क्या क्या आउटकम्स मिली, हमें आउटकम मिली कि तीनों कॉइन्स पे हेड आया। ऐसा कितनी बार हुआ, ऐसा हुआ 23 टाइम्स। 2 पे हेड आया, तीसरे पे नहीं आया, तीसरे पे क्या आया होगा, टेल आया होगा। ऐसा कितनी बार हुआ, 72 टाइम्स। 1 पे हेड आया, बाकी 2 पे टेल आया होगा। ऐसा कितनी बार हुआ, 77 टाइम्स। नो हेड, एक बार भी हेड नहीं आया होगा, यानी कि तीनों पे टेल आया होगा। तो ऐसा कितनी बार हुआ, 28 टाइम्स। इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, ऐसा ही तीनों कॉइन्स को हम दोबारा से ऐसे टॉस करें एक साथ, कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स आएगी, कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी कि वो 2 हेड आए, यानी कि 2 हेड आए और एक पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें एक बार लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला। तो
मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ना वैसे अगर हम दोबारा ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करें तो हाँ ये ऊपर नीचे हो सकता है कि हाँ जी एक बार तो ऐसा आ गया आपके पास कि 2 हेड 72 टाइम्स आ गए, लेकिन अगर आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करोगे जरूरी नहीं है कि 72 टाइम्स ही ऐसा होगा, ठीक है। बट इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी, क्या ऐसे चांसेस है, ठीक है, कितने को चांसेस है, राइट। तो वो थोड़े ऊपर नीचे अप्रॉक्सीमेटली चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि दोबारा जब हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा, 2 हेड्स कितने में आएंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स अकर्ड, राइट, नंबर ऑफ टाइम्स 2 heads occurred, right, and divide by number of times the experiment was done या number of times the coins was tossed। तो number of times, ट्रायल यही थी ना, coins हमने टॉस किए थे, the number of times coins were tossed। तो कितने में आया था 2 head, 2 head आया है 72 टाइम्स, और कितनी बार हमने टॉस किया है, 200 टाइम्स टॉस किया। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 2 पे कैंसिल हो रहा है ये, 2 3 एंड 2 6। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों को क्या लगता है भाई दोबारा से 2 पे कैंसिल हो रहा है तो हम 2 पे कैंसिल कर देते हैं, बट इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। जैसे ही आपके पास डिनोमिनेटर में जीरोज आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा डेसिमल लगा देते हैं। 2 जीरोज हैं तो 2 डिजिट्स को छोड़ के हम डेसिमल लगा देते हैं। तो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन 4th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5th। एक और चीज़, आप आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में है, तो ये भी करेक्ट है। अगर आपको इसको फ्रैक्शन में लेकर आना तो आप वैसे भी कर सकते हैं। 4 पे कैंसिल कर दीजिए, 4 9 4 2 8 एंड 2, ये हो जाएगा 4 5 20, तो ये हो जाता है 9/25। तो दिस आंसर इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन 4th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, बट ऐसे क्वेश्चंस होते ही ईजी हैं, राइट। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट द रैंडम, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, 2400 फैमिलीज को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family, ठीक है। The information gathered is listed in the table। तो उन्होंने क्या किया, रैंडमली 2400 फैमिलीज को सिलेक्ट करा और उनमें से पूछा कि भाई आपकी इनकम कितनी है और आपके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक डाटा प्रिपेयर कर लिया। उन्होंने देखा जिन फैमिलीज की जो इनकम थी ना 7000 से कम थी, उनके पास व्हीकल्स एक भी नहीं था, ऐसी फैमिलीज थी 10, और जिनके पास व्हीकल 1 था उन ऐसी फैमिलीज थी 160, 2 था तो ऐसी फैमिलीज थी 25, और अबव 2 था वो ऐसी फैमिलीज थी 0। तो ये कौन सी फैमिलीज की बात हो रही है, जिनकी इनकम लेस देन 7000 थी। फिर उन्होंने देखा कि जिनकी इनकम 7000 से लेकर 10000 के पास थी, उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी एक भी फैमिली नहीं थी। एक व्हीकल है, ऐसी फैमिलीज थी 305, 2 व्हीकल्स हैं, ऐसी फैमिलीज थी 27, अबव 2 व्हीकल है, ऐसी फैमिलीज थी 2। इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा डाटा प्रिपेयर कर लिया। तो अब क्या किया, सपोज अ फैमिली इज चूजन, उन 2400 फैमिलीज में से ऐसी 2400 फैमिलीज हमने लिख दी, ऐसे रैंडमली हमने कहीं भी हाथ रखा, तो उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस फैमिली की जो अर्निंग है वो 10,000 से लेकर 13,000 के बीच में होगी और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स होंगे। समझ रहे हैं? तो हमने जो फैमिली चूज करी है, हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस फैमिली की जो अर्निंग है वो होगी 10,000 से लेकर 13,000 के बीच में और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स होंगे। चलिए देखते हैं, 10,000 से लेकर 13,000 के बीच में ये सारी फैमिलीज हैं, ठीक है। इनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, ये हैं ऐसी फैमिलीज हैं, कितनी, 29 फैमिलीज हैं ऐसी। और हमने चूज किस में से की है, हमने चूज किया 2400 फैमिलीज में से चूज किया है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, इवेंट मतलब कि ये फैमिलीज जिनके पास 2 व्हीकल्स हो, तो ऐसी फैमिलीज कितनी है, 29,
एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, वो कितनी होगी 2400। तो इसको हम आंसर को लिखेंगे कैसे, तो हम इसका फॉर्मूला इस तरीके से बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट कि नंबर ऑफ फैमिलीज जो अर्न कर रही हैं 10,000 से लेकर 13,000 के बीच में और जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं, ये तो हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, इवेंट हो गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, तो वो क्या थी, ऊपर था 29, नीचे था 2400, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि 29 इज अ प्राइम नंबर, सो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। जो हमने फैमिली चूज करी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फैमिली की अर्निंग जो होगी 16,000 या उससे ज़्यादा होगी और उनके पास एग्जैक्टली एक ही व्हीकल होगा। तो 16,000 या उससे ज़्यादा की फैमिलीज ये रही और जिनके पास एग्जैक्टली एक व्हीकल है वो कितनी फैमिलीज हैं, ये वाली फैमिलीज हैं 579। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट क्या आएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग अर्निंग मोर देन 16,000 विद व्हीकल 1, राइट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये फॉर्मूलाज आप खुद लिख लेंगे ना, और मैं यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिख देती हूँ। तो कितनी आई थी 579 डिवाइड बाय कितनी फैमिलीज हैं टोटल 2400। तो अब ये कैंसिल हो रहा है, 3 पे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 800। अब और आगे नहीं कैंसिल हो रहा है तो ये आ गया 193 डिवाइड बाय 800। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट का क्वेश्चन ये क्या है, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, यानी कि वो फैमिलीज जो हमने रैंडमली चूज करी है फैमिली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फैमिली 7,000 से कम उसकी अर्निंग है और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। तो लेस देन 7,000 और एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, 10 फैमिलीज हैं। तो हम इसका कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज probability of occurring an event is equal to number of families having earning less than 7,000 with no vehicle। तो कितनी फैमिलीज थी, 10 फैमिलीज, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 2400, कैंसिल होके ये आ गया 1/240। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो हमने फैमिली चूज करी है, अब बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो चूज की हुई फैमिली है उसकी अर्निंग 13,000 से लेकर 16,000 के बीच में है और उनके पास मोर देन 2 व्हीकल्स हैं। तो देखते हैं डाटा में से 13,000 से लेकर 16,000 तक की अर्निंग है और उनके पास 2 व्हीकल से ज़्यादा है। तो ये है 2 व्हीकल से ज़्यादा, अबव 2 व्हीकल ये हो गया आपके पास 25। तो कैसे इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, probability of occurring an event is equal to number of families having earning between 13,000 to 16,000 and with more than 2 vehicles। ठीक है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज थी 25। तो 25 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 2400, ये कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा 5 पे, 5 5 सा, एंड नेक्स्ट 5 पे ही कैंसिल हो रहा है ये, तो ये आ गया 1/96। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। चलिए करते हैं लास्ट पार्ट इसका। तो जो हमने रैंडमली चूज की थी फैमिली, अब हमें बतानी है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए उसके पास। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे इनकम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है ना, तो यानी कि हम इनकम वाली तो हम छोड़ ही देंगे। उन्होंने बोला है नॉट मोर देन 1 व्हीकल, सिर्फ उसके पास एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक व्हीकल से ज़्यादा ये हो गए ना, ये तो नहीं होने चाहिए, सिर्फ ये होने चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे एक छोटा सा ना हिडन क्वेश्चन भी है। हिडन पार्ट क्या है कि एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए, है ना। अगर एक व्हीकल नहीं भी है तो वो वाला डाटा भी काउंट होगा। तो एक व्हीकल नहीं है वो डाटा भी काउंट होगा, एक व्हीकल वाला भी डाटा काउंट होगा, बट एक से ज़्यादा व्हीकल वाला डाटा काउंट
नहीं होगा। तो सारी फैमिलीज की बात हो रही है जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डाटा को हम प्लस कर देंगे। तो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फैमिलीज नॉट हैविंग मोर देन वन व्हीकल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, तो कितनी फैमिलीज हैं, इन सबको प्लस करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, तो ये तो हो गया 14 और इन सबको प्लस कर लेते हैं। 14 प्लस वो सारी का सारा मैंने फैमिलीज को प्लस करके डिवाइड बाय क्या आएगा, 2400। तो उसको हम प्लस करते हैं अब। तो ये मैंने प्लस किया है, ये आया है 2062। तो ये आ जाएगा आपके पास 2062 डिवाइड बाई 2400। तो ये किस पे कैंसिल हो रहा है, 2 पे कैंसिल हो रहा है। 2 1 2031 डिवाइड बाई 1200। तो ये फर्दर आगे कैंसिल नहीं होता, तो उसको हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 6। रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। तो हमें चैप्टर 14 की टेबल 14.7 को देखना है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन मार्क्स। इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले जाते हैं टेबल पर। तो ये रही टेबल, दैट इज 14.7। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कई बच्चों को ना कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे यहाँ पर फिगर 14.3 लिखा हुआ है, तो ये फिगर है। हमने जो क्वेश्चन देखना है, हमने क्वेश्चन देखना है टेबल 14.7। तो टेबल इज दिस। ठीक है, तो ये टेबल है। तो इसमें क्या है, एक टीचर है, उसने 2 सेक्शंस के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया है मैथमेटिक्स का टेस्ट लेकर, और वो टेस्ट था 100 मार्क्स का। और उसने फिर एक टेबल बनाया, जैसे कि उसने प्रिपेयर किया इस टेबल को कि 0 से लेकर 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, वो आए हैं 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 20 से 30 तक कितने मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 10। ऐसे ही 70 से अबव कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 8। और टोटल बच्चे कितने हैं, 90 बच्चे हैं। तो अब क्या हुआ, अब वो टीचर ने रैंडमली एक बच्चे को बुलाया, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बच्चे को उसने बुलाया उसने मार्क्स 20% से लेस स्कोर किए थे। ठीक है, तो 20% से लेस स्कोर करना यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, यानी कि जो बच्चे को बाहर बुलाया, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 20%, यानी कि 20 मार्क्स से जिन्होंने लेस स्कोर किया है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो ये हमने फॉर्मूला प्रिपेयर कर लिया। तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने 20 मार्क्स से कम स्कोर किए हैं, तो वो कितने हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 90। उन्होंने टोटल काउंट कर रखे हैं, तो ये हो गया 7/90। तो 7 इज अ प्राइम नंबर, ये कैंसिल नहीं होगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। तो अब जो उस बच्चे को बुलाया ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बच्चे ने 60 या 60 से ऊपर मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे। तो अब इसका फॉर्मूला बनाइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 60 और 60 मार्क्स। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखते हैं 60 या 60 से अबव। याद होगा आपको कि जब मैंने 14 चैप्टर आपको बताया था, तो मैंने कहा था कि जैसे 50 to 60 है, तो जिन बच्चों ने 60 मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे ना, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, वो नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होते हैं। राइट, ओके। तो हमें कहाँ तक काउंट करना है, 60 या 60 से अबव। तो यानी कि ये दोनों बनेंगे। 15 + 8 कितना हो गया, 23। 23 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज 23/90। आपने पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना है जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। राइट, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है,
To know the opinion of students about the subject statistics, a survey of 200 students were conducted. The data is recorded in the following table. तो स्टूडेंट्स के बारे में जानने के लिए कि क्या उनको स्टैटिस्टिक्स पसंद है, तो उन्होंने 200 स्टूडेंट्स का ना उनके ऊपर सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि हाँ जी आपको पसंद है या नहीं है। तो देखा गया कि जिन बच्चों को पसंद थी यानी कि लाइक करते थे स्टैटिस्टिक्स को वो बच्चे थे 135 और जिनको पसंद नहीं थी स्टैटिस्टिक्स वो बच्चे थे 65। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बच्चे को, वो 200 स्टूडेंट्स खड़े थे, किसी एक बच्चे को हमने बुला लिया बाहर। तो वो जो बच्चा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा स्टैटिस्टिक्स को लाइक करता होगा। तो हमें जनरल फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। बस इसी जनरल फॉर्मूला को देख के हमने क्या बनाने होते हैं, इसके फॉर्मूलाज बनाने होते हैं। तो फर्स्ट के लिए क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब कि वो स्टूडेंट्स जो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टैटिस्टिक्स, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टैटिस्टिक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने बच्चे हैं जो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, 135 डिवाइड बाय टोटल कितने बच्चों पे सर्वे किया गया था, 200। तो कैंसिल कर देते हैं, ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 2 सा 5 7 सा, तो ये आ गया 27/40। सिमिलरली सेकेंड पार्ट करते हैं इसका कि वो जो हमने स्टूडेंट को चूज किया था ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो स्टूडेंट लाइक नहीं करता है इसको यानी कि डिसलाइक करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स या हु डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ फॉर्मूला खुद लिखेंगे। उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते हैं, 65 डिवाइड बाय टोटल कितने पे सर्वे किया गया था, 200। 5 पे कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 13/40। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हमने प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने बताया था कि सम ऑफ ऑल इवेंट्स हैपन इन अ ट्रायल या एक्सपेरिमेंट, तो उनका सम कितने के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंट्स थे, जो लाइक करते थे या जो डिसलाइक करते थे। तो इसके पॉसिबल इवेंट्स कितने थे, 2 इवेंट्स थे। तो ये हो गया फर्स्ट इवेंट, ये हो गया सेकेंड इवेंट। अगर इन दोनों इवेंट्स को हम प्लस करें तो क्या आता है, 27/40 प्लस 13/40, तो ये हो गया 40/40 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, यही प्रॉपर्टी होती है प्रोबेबिलिटी की। तो ये था क्वेश्चन 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन 8। तो अब क्वेश्चन 8 क्या कहता है, रेफर टू क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज 14.2। तो हमें 14.2 के क्वेश्चन सेकेंड को देखना पड़ेगा, फिर हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये रही एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या कहता है, 40 इंजीनियर्स हैं, वो काम पे जाते हैं और हमने चेक करा कि उनका घर जो है उनके काम के प्लेस से कितनी दूर है। तो उनको हमने किलोमीटर्स में हमने लिख लिया। तो अब हमें ये रॉ डाटा दे रखा है, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमने किसी एक रैंडमली एक इंजीनियर को चूज किया और हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंजीनियर जो है वो लेस देन 7 किलोमीटर पे रहता है अपने वर्क प्लेस से। तो लेस देन 7, तो क्या इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट वाला बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट क्या बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो ना नंबर ऑफ ट्रायल्स हैपन इन इवेंट, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस टू वर्क, ठीक है, फ्रॉम देयर प्लेस टू वर्क डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट। तो वो इंजीनियर्स जो 7 किलोमीटर से कम है, कम 7 को काउंट नहीं करना हमने, ठीक है। तो चलिए काउंट करते हैं 7 से लेस। तो
फर्स्ट लाइन में काउंट करिए, 7 से लेस 1 2 3, 7 को काउंट नहीं करना, 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हो गए कितने कितने इंजीनियर्स हो गए, 9। तो 9 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, कितने इंजीनियर्स के ऊपर हमने सर्वे किया है, 40। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 40। तो 9/40 ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड की बात करते हैं, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस टू वर्क, यानी कि अब 7 के इक्वल, ये 7 से ज़्यादा किलोमीटर तक कितने इंजीनियर्स रहते हैं। इसके ना 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो हम हर एक को काउंट करें, ठीक है, 7 को भी काउंट करें और 7 से ग्रेटर को भी काउंट करें। दूसरा और शॉर्टकट तरीका क्या है कि पहला क्वेश्चन देखिए, लेस देन 7 किलोमीटर था ना, कि 7 किलोमीटर से कम। अब सेकंड में क्या है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यहाँ पर हमने 7 किलोमीटर वाले को हमने ऐड नहीं किया हुआ था, यहाँ पे उन्होंने बोला कि 7 किलोमीटर वाले को भी ऐड करना है और उससे ज़्यादा वाले को भी ऐड करना है। तो टोटल थे 40, जिसमें से 9 जो थे वो 7 से कम किलोमीटर में रहते थे, बाकी सारे क्या रहते होंगे, या तो 7 किलोमीटर के इक्वल या उससे ज़्यादा किलोमीटर के इक्वल डिस्टेंस पे रहते होंगे। तो हम लिख सकते हैं probability of occurring an event, number of engineers living more than or equal to 7 kilometer from their work to place। ठीक है, यही है। तो 9 कम में रहते हैं तो 40 में से माइनस कर दीजिए 9, बाकी सारे तो उससे ज़्यादा में रहते होंगे ना, तो ये हो गया आपका 31/40, राइट। या आप पूरे के पूरे को काउंट करेंगे तो भी इतने ही बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, within 1.5 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस टू वर्क, आधा किलोमीटर। देखिए आधा किलोमीटर कहीं लिखा हुआ है, सबसे मिनिमम टू मिनिमम 2 है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बट आधा किलोमीटर तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो आधा किलोमीटर अगर कहीं नहीं लिखा तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस टू वर्क, आधे किलोमीटर की दूरी पर तो कोई भी इंजीनियर नहीं है, तो ये हो गया 0 डिवाइड बाय टोटल, दैट इज 0। तो ये हो गई इनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0, क्योंकि नंबर ऑफ इंजीनियर्स थे ही नहीं जो आधे किलोमीटर की दूरी पर रहते हो, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन 9। तो अब क्वेश्चन 9 क्या कहता है, यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें खुद करनी है ये एक्टिविटी। नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। Find the probability that any one vehicle out of the total vehicles you have observed is a 2-wheeler। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे आपके स्कूल की छुट्टी हुई, ठीक है, आप बाहर बैठ के वेट कर रहे हो अपने पेरेंट्स का कि हाँ आपको लेने के लिए आ रहे हैं। तो आप वेट कर रहे थे, आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ गया आज आपको। तो उस टाइम आपने नोटिस करा कि आपके सामने में से काफ़ी सारे जो बच्चे थे, जैसे कि जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं +1 +2 के, वो बाइक पे या एक्टिवा पे आते हैं, तो वो हो गए 2 व्हीलर्स। तो मान लेते हैं आपके सामने से 2 व्हीलर्स निकल के गए 60, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 3 व्हीलर्स का वेट कर रहे होते हैं, जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं या जो नर्सरी 1st 2nd 3rd के जो बच्चे होते हैं, तो उनको हम 3 व्हीलर्स लगा देते हैं, हाँ जी वो घर तक छोड़ देंगे। तो 3 व्हीलर्स आपने देखा वो थे 20, ओके। और कईयों के जैसे पेरेंट्स लेने के लिए आते हैं तो वो कार पे भी आ रहे होते हैं, राइट। तो 4 व्हीलर्स के जो व्हीकल्स थे वो मान लेते हैं 20 थे, राइट। तो आज आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी। नेक्स्ट डे आप दोबारा से स्कूल में गए और आपको छुट्टी हुई और बाद में आपको फिर से आपके पेरेंट्स का वेट करना पड़ गया। तो अब क्या हुआ, आपने अपनी आईज क्लोज कर ली है, ठीक है। तो आपने रैंडमली अपनी आईज ओपन करी, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके सामने से एक 2 व्हीलर फटाफट से निकल के जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें सबसे पहले क्या पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर्स ही थे, 60 थे। तो अब भी चांसेस हैं कि 2 व्हीलर ही सामने से निकल के जाएगा, राइट। बट कितने चांसेस हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे,
ट्रायल्स क्या है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, इवेंट क्या है, टू व्हीलर, राइट। तो नंबर ऑफ टू व्हीलर्स जो आपने पिछले दिन ऑब्जर्व किए थे, राइट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीलर्स। तो कितने थे टू व्हीलर्स, 60, और टोटल कितने हो गए, 100। तो ये कैंसिल करके हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई टू व्हीलर्स की कितनी, 0.6, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.6 इज क्लोजर टू 1 के क्लोज है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि टू व्हीलर्स के होने की पॉसिबिलिटी, चांसेस ज़्यादा हैं बजाय कि दूसरे व्हीलर्स के, राइट। तो ये थी आप लोगों की एक्टिविटी जो मैंने सॉल्व कर दी है, इट्स ओके। तो आप ऐसा एक क्वेश्चन खुद ट्राई करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपने ऐसा कैसा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 9th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन 10th है आपके पास, ये भी एक एक्टिविटी है। आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हिम और हर इज डिविजिबल बाय 3। Remember that a number is divisible by 3 if the sum of all the digits is divisible by 3. तो यहाँ पर टीचर ने एक एक्टिविटी दी है स्टूडेंट को। क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं 30, 40, 50 स्टूडेंट्स होते हैं, बट हम इतनी ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाती हूँ और मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, ठीक है। अब इन 10 स्टूडेंट्स को मैंने बोला है कि रैंडमली ना 3 डिजिट नंबर लिखो। 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 100 से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म कहाँ होते हैं, 999 पे ख़त्म होते हैं, है ना। क्योंकि इससे कम वाला 99 ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, इससे ज़्यादा 1000 ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, ये भी क्रॉस। तो 100 से लेकर 99 तक जो होते हैं वो होते हैं 3 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने इन 10 स्टूडेंट्स को बोला है कि 3 डिजिट नंबर लिखो, कोई भी 100 से लेकर 999 के बीच में, ठीक है। तो अब मैंने ना वो जो 10 डिजिट्स उन्होंने लिखी हुई थी, मैंने एक आंखें बंद करके किसी एक डिजिट पर हाथ रखा। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिजिट थी, वो जो नंबर था, वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। और यहाँ इन्होंने हमें एक हिंट दिया है कि हम कैसे करेंगे। हर एक को हमें 3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो नंबर होता है वो 3 से डिवाइड तभी हो सकता है जब उनका जो सम होता है वो 3 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 999 है, इन तीनों को प्लस करो, 9 + 9 18, 18 + 9 27, तो 27/3 ये से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो हमें हर नंबर को 3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम उन सबको सिर्फ प्लस करके देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं ऐसे यहाँ पर 10 नंबर्स लिख देती हूँ 3 डिजिट वाले। तो मैंने ऐसे 10 नंबर्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इन 10 स्टूडेंट्स ने ये नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अब आपको बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो मैंने कोई भी एक नंबर रैंडमली ऐसे किसी पे भी हाथ रख लिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो आपने क्या करना है, इन सब का सम करके देखना है। ये हो गया 9, 9 + 6 ये हो गया 15, तो 15 डिविजिबल है 3 से, ओके। नेक्स्ट देखो 3 + 3 6 ये भी है। फिर नेक्स्ट देखिए 4 8 ये हो गया 17, ये हो गया 7। ऐसे इन सबको प्लस करके मैं लिख देती हूँ ऊपर नंबर। तो मैंने इन सबको प्लस करके ऊपर नंबर लिख दिया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऑफ इवेंट कि वो जो मैंने चूज किया है नंबर वो डिविजिबल होगा 3 से। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नंबर्स ये नंबर ऑफ नंबर इसी लिखना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ नंबर्स, या ऐसे सिंपल लिख दीजिए, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर्स। तो कितने बच्चों ने नंबर्स लिखे हैं, 10 बच्चों ने लिखे हैं, तो टोटल तो हो गए 10 नंबर्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 3 से कितने डिविजिबल होते हैं, फर्स्ट वन हो रहा है 3 से डिविजिबल, 2 3 4 5 ये हो गए 5 5/3
10, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी 1/2, राइट। तो इस तरीके से एक एक्टिविटी थी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के आपको समझाया है। तो ये था आपका क्वेश्चन 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है, 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लावर, ठीक है, गेहूं के आटे के 11 बैग्स हैं जिनके ऊपर 5 किलो सब पे लिखा हुआ है। एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ द फ्लावर। सब पे लिखा तो 5 kg है, बट उनके अंदर एक्चुअल में वेट कितना है, एक में है 4.97 kg, एक में है 5.05, एक में है 5.08। इस तरीके से उन्होंने 11 बैग्स का पूरा वेट लिख दिया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ द फ्लावर। आप शॉप पे गए, उन 11 बैग में से कोई एक रैंडमली आपने बैग उठा लिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बैग होगा उसके अंदर 5 किलो से ज्यादा आटा होगा, ज्यादा फ्लोर होगा। तो कैसे बनाएंगे हम इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर and divide by total number of bags, right। तो बताइए, काउंट करते हैं, 5 kg से ज्यादा कितने में है, ये तो कम हो गया, ये ज्यादा, 1 2 3, इक्वल नहीं करना, उन्होंने बोला मोर देन 4 5 6 7, तो 7 बाई टोटल बैग्स कितने, 11 बैग्स हैं, टोटल हो गए 11, तो 7/11 इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 5th देखो, पहले हम वो देखते हैं। तो ये निकाल ली हमने एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 5th। तो क्वेश्चन 5th ये है, अ स्टडी वाज कंडक्टिंग टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इन ppm, ठीक है, ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, एक सिटी के 30 डेज के लिए। तो हमने क्या किया, जैसे आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, ऐसे ही किसी एक कंपनी ने क्या किया है, एक सिटी के 1 महीने के लिए 30 डेज के लिए हर दिन उसने चेक करा कि सल्फर डाइऑक्साइड कितनी क्वांटिटी में है एयर की। आपको पता ही होगा सल्फर डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में होगी उतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड, उतनी ज़्यादा एसिडिक हमारी एयर होगी, राइट। तो उन्होंने इस तरीके से एक डाटा प्रिपेयर कर लिया कि फर्स्ट डे उन्होंने देखा 0.03% थी एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर उन्होंने देखा कि नेक्स्ट में थी 0.16, इस तरीके से 30 डेज का उन्होंने डाटा प्रिपेयर कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन 30 डेज में से हमने रैंडमली कोई एक दिन चूज किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो दिन होगा उसके अंदर 0.12 से लेकर 0.16 तक की कंसंट्रेशन होगी। तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू, हमें डेज बतानी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज इन विच ऑन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वॉज कितनी थी, 0.1 to 0.16, ठीक है, एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, तो काउंट करते हैं हम इनको 0.12 से लेकर 0.16 तक। काउंट करने से पहले आपके अंदर ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्या हमें 0.12 या 0.16 को भी काउंट करना है। तो जब कभी भी हम इंटरवल्स की बात करते हैं हम कैसे काउंट करते हैं, हम अगर इस इंटरवल की बात करेंगे तो उसके अंदर ये वाला इंटरवल तो काउंट होगा बट ये वाला इंटरवल काउंट नहीं होता। ये जो लोअर लिमिट होती है वो काउंट होती है बट अपर लिमिट काउंट नहीं होती है, अपर लिमिट नेक्स्ट वाले में काउंट होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15 बट 0.16 नहीं देखना। तो चलिए काउंट करते हैं। तो फर्स्ट में ही आ गया 0.16 जिसको हमने काउंट नहीं करना। तो फर्स्ट लाइन में कोई नहीं है, सेकेंड लाइन में सब कम है, थर्ड में देखिए 0.12, ठीक है, एक बार आ गया 1, 0.132 ये नहीं है इस इंटरवल में, ये भी नहीं है, तो ये हो गया 2। तो ऐसे कितने डेज थे, तो ये थे 2।
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे 30 डेज 30, तो ये कैंसिल होके आ गया 1/15 इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये था इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन 12। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13th। क्वेश्चन 13th क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। चलिए देख लेते हैं। ये रही एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप नोट किए गए हैं क्लास 8th के। ABOO इस तरीके से 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप नोट किए गए हैं, ठीक है। फिर क्या है, यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, कि हमने किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है AB होगा। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, अब तो आपको आ ही गया होगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB, यानी कि वो स्टूडेंट जिनका ब्लड ग्रुप AB है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो काउंट करते हैं कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप AB था। देखिए यहाँ A, B है, तो दिस इज नॉट AB, दिस इज A सेपरेट एंड B सेपरेट। तो फर्स्ट लाइन में 1, तो एक फर्स्ट लाइन में एक ही था। सेकेंड लाइन में देखिए 2, 3, बस 3 बच्चे थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका ब्लड ग्रुप AB था वो बच्चे थे 3, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे। तो ये कैंसिल होके आ गया 1/10। सो दिस इज योर आंसर। सो ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस चैप्टर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss any update. Thank you.